हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 करने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कौन सा है? सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11। ये आज हम सीबीएसई लेवल पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। तो लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन हम कुछ 5 लॉज पढ़ेंगे। पहला लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका साइंटिस्ट का नाम क्या था? ए लवॉइजर था। ठीक है, और ये लॉ कहता है दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना प्रोडक्ट का टोटल मास होगा, यानी कि ना ही आप मास को बना सकते हो ना ही मास को घटा सकते हो। दूसरा लॉ क्या आता है? दूसरा आता है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ये क्या कहता है? ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ कहता है दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स। एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, जैसे वाटर हो गया, उसमें क्या है? सेम एलिमेंट्स। अब दुनिया का कोई भी पानी उठा लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। कभी आपने कोई पानी देखा है इसमें नाइट्रोजन हो, जिसमें कार्बन हो? ऐसा तो ना होता है। तो दुनिया का कोई भी H2O उठा लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट होता है। तो एक प्योर केमिकल कंपाउंड में सेम एलिमेंट्स होते हैं विच कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जैसे H2 है, अब H2O जो होता है, हाइड्रोजन का वेट कितना होता है? 1, तो 1:2 अपॉन ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो कितना रेशियो आ गया? 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं बाय मास और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? दैट इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the mass of one of the element combined with fixed mass of the other element are in simple whole number ratio। जैसे H2 है और O2 है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ये मेरे पास दो एलिमेंट है, और फिर से H2 और O2 है, ये फिर से हाइड्रोजन और ये फिर से ऑक्सीजन है। इस केस में मैंने हाफ O2 लिया, इस केस में मैंने एक O2 लिया। जब ये कंबाइन होगा तो ये बनाएगा H2O और ये बनाएगा H2O2। तो जब दो एलिमेंट मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, तब द मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स विच combines with the fixed weight of the other। फिर से सुनो, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, कंपाउंड नहीं है। द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट मास ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ द एलिमेंट। तो इसमें आप देखोगे फिक्स्ड मास किसका है? हाइड्रोजन का, बिकॉज हाइड्रोजन सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? ऑक्सीजन है। इसमें ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 है, और इसमें कितना है? 32 है। तो रेशो कितना क्या? 1/2 आ गया, और 1:2 आ गया। और लॉ क्या कहते हैं? विच कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये क्या है? होल नंबर रेशियो ही तो है। और सिंपल यानी कि 1:2, 1:3, 2:3, ये सब क्या होते हैं? सिंपल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चौथा है गेल ल्यूसिक्स लॉ। गेल ल्यूसिक्स लॉ क्या कहते हैं? उसके लिए आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। पहला, कि रिएक्टेंट भी गैसेज होगी और सारी प्रोडक्ट्स भी गैसेज होगी। दूसरा ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर सारे रिएक्टेंट गैसेज है और सारे प्रोडक्ट गैसेज है और टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो मैं कहूँगा कि जो वॉल्यूम है ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो वॉल्यूम है वो होल नंबर रेशियो में, वो किस में है? होल नंबर रेशियो में वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम कितने में है? होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो में। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव HCl गैस टू HCl, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि गैस गैस पहली कंडीशन होती है, और मैं आगे कंडीशन लगा दूँ टेम्परेचर प्रेशर सेम है। तो अब क्या होगा कि जो वॉल्यूम होगी सिंपल होल नंबर रेशियो में, इसकी वॉल्यूम कितनी है? 1 है, इसका वॉल्यूम 1 है, और इसका वॉल्यूम कितना है? 2 है। तो 1:2 में कंबाइन होगा। ठीक है, लास्ट है हमारा एवोगाड्रो लॉ।
एवोगाड्रो होता है शायद, है ना, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है दैट अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है, ठीक है, अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि जितना वॉल्यूम है उतने ही मॉलिक्यूल हो गए। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, या फिर V1/N1 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, V/N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। तो एवोगाड्रो लॉ कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज़ V1/N1 इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद आता है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, देखो हमारे इस पूरे एटमॉस्फेयर में ना, हमारे इस पूरे अर्थ में एक एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन जो होता है वो 1,1 जैसे प्रोटियम, फिर 1,2 ड्यूट्रियम और फिर 1,3 ट्रीटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। सिमिलरली कार्बन के भी आप देखो कि आई थिंक 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है। क्लोरीन के भी आप 2 आइसोटोप होते हैं, 35 और 37 वाला। तो आप देखोगे इस दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, आइसोटोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एलिमेंट का मास कितना है, तो आप क्या करोगे कि जितने भी आइसोटोप्स उस एलिमेंट के प्रेजेंट है, आप सभी आइसोटोप्स के मास का एवरेज निकालोगे, और वही एवरेज होगा एवरेज एटॉमिक मास। और एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि क्यों एवरेज एटॉमिक मास हमेशा फ्रैक्शन में आता है, बिकॉज मोस्ट द एलिमेंट्स हैव exist in this atmosphere in different forms which are known as isotopes. So when we took out the average of all the mass of the isotopes, it comes down in a fraction form, and that is known as average atomic mass. और ये जो एवरेज एटॉमिक मास के एटॉमिक मास है, ये कैसे कंपेयर किया जाता है, इट इज़ रिलेटिव टू मास ऑफ C12 आइसोटोप, यानी कि कार्बन का 12 वाला आइसोटोप, यानी कि ये वाला आइसोटोप, इसके मास को कंपेयर करा जाता है दूसरे एलिमेंट के मास से, और उसके रिलेटिव में एटॉमिक मास निकाला जाता है, ठीक है। अब अगला आता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबका एटॉमिक मास प्लस कर दो तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं किसका एग्जांपल लूँ, मैं ले लेता हूँ CaCO3 का। तो कैल्शियम का मास है 40, कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16, तो 16 इंटू 3 कितना आ गया 48, 58, 60, 100। और उसकी यूनिट कितनी होती है U। मोलर मास होता है तो ग्राम लगा देते, ठीक है। मोलर मास के लिए क्या करते, ग्राम लगा देते। 9th में पढ़ा था आपने कि बस U को हटा के ग्राम करना होता है, ठीक है। ये 1 मोल का मास होता है। फिर एक आता है फार्मूला मास। फार्मूला मास, अब दोनों में डिफरेंस देखो। मॉलिक्यूलर मास जो है वो सिंपल किसके लिए, सिंपल एटम्स के लिए, ठीक है। इट इज़ फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। बट जो फार्मूला मास है इट इज़ फॉर आयंस, जैसे NaCl, KNO3, है ना, और कौन कौन से होते हैं, हाँ MgO। तो ये सारे जितने भी बेसिकली कंपाउंड्स है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बने हैं, कटायन और आयन के बने हैं, ऐसे एटम्स का जब हम मास निकालते हैं उसे हम फॉर्मूला मास कहते हैं। प्रोसीजर्स ऐसे, इसका फॉर्मूला डेफिनेशन क्या है, इसके डेफिनेशन सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल द आयंस, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल आयंस, सभी आयंस के मास को प्लस कर दो तो वो क्या आएगा, फॉर्मूला मास आ जाएगा। जैसे NaCl है तो Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, आंसर आ जाएगा 58.5 U, ठीक है। तो फॉर्मूला मास मॉलिक्यूलर मास सेम मेथड है कि बस एटॉमिक मास को प्लस करना है। बस डिफरेंस ये कि मॉलिक्यूलर मास जो है एटम्स के लिए है और फॉर्मूला मास आयंस के लिए। अच्छा, फॉर्मूला मास उन आयंस के लिए निकाला जाता है जिनका कंपाउंड जो है 3D स्ट्रक्चर बनाता है या फिर 3D शेप बनाता है, ठीक है। उन्हीं आयंस के लिए होता है, उन्हीं आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो 3D शेप बनाते हैं, जैसे NaCl, ठीक है। अब आते हैं हम मोल कंसेप्ट पे, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मतलब नाम में कंसेप्ट है। तो मोल कंसेप्ट क्या कहता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा डजन, एक डजन के अंदर 12 चीज़ होती है। सिमिलरली एक मोल भी एक एंटिटी है, क्वांटिटी है, जिसके अंदर 6.022 एंटिटीज़ होती है। वो एटम्स भी हो सकती है, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। और इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर या फिर
एवोगाड्रो कांस्टेंट, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ठीक है, तो एक मोल के अंदर इतनी चीज़ें होती है, और अगर एक मोल का मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास निकालो, फिर दूसरे से ग्राम में कर दो। जैसे CH4 का अगर आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछो तो अब 12 + 1 × 4 तो 16 यू बताओगे, बस यू की जगह आपने ग्राम कर देना है, ये आ जाएगा एक मोल का मास। ठीक है, बिकॉज एक यू अप्रॉक्सीमेटली 1 ग्राम के इक्वल मानते हैं हम, तो इसलिए यू का ग्राम हो जाता है, लेकिन वो एक मोल का होता है। समझ गए। और एक मोल के अंदर 22.4 लीटर भी होता है। एक मोल के अंदर होता है मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स या एटॉमिक मास इन ग्राम। ठीक है, ये अभी जब हम थोड़ा बहुत वो करेंगे न्यूमेरिकल्स, तब अभी अगली वीडियो न्यूमेरिकल पे आएगी, चिंता करने की बात नहीं है। फिर अगला आता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं C6H12O6, इसमें कार्बन का मास परसेंटेज कितना है, तो कैसे निकालोगे? मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, या मास ऑफ C6H12O6। तो मास परसेंट क्या होता है? मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। परसेंटेज कंपोजिशन, तो मास परसेंटेज कंपोजिशन मतलब कि वो एलिमेंट जो है जिस कंपाउंड में है वो कितना परसेंटेज ऑक्यूपाई कर रहा है मास के हिसाब से। तो कार्बन कितना कर रहा है उसको डिवाइड करो पूरे से इंटू 100। तो कार्बन का एक आइटम का मास होता है 12, 6 आइटम है, पूरा है 72। ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड तो 72 + 16 × 6 96 + 12, तो कितना आ गया? 72 + 12 कितना? 82, 84, 84 + 96 कितना होगा? 180। तो 180 इंटू 100 तो कितना आ गया है? 12, ये 15 होता है शायद, हाँ। 3 2 3 5 40% आ गया। यानी कि कार्बन का मास कितना है C6H12O6 में? 40%। ऐसे करके आप बाकी सबका भी निकाल सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन आ सकती है। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला होता है, इट इज़ अ सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल है, उसके अंदर आइटम्स का आप सिंपल रेशियो निकाल रहे हो। जैसे मैं अगर आपको बोल रहा हूँ लेट सपोज C6H12O6 ही ले लो, तो इसमें सिंपल रेशियो इसका 6/12/6। तो सिंपल रेशियो कितना आ गया? CH2O। सिंपल रेशियो निकाल दिया। और मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, CH3COOH, चलो तो इसको मैं लिख सकता हूँ C2H4O2। तो सिंपल रेशियो कितना आ गया? CH2O। ठीक है, C6H6, तो इसका कितना आ गया? CH आ गया। समझ गया ना, मेन चीज़ यही है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सबको पता है, जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताए कंपाउंड को, एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइटम्स बताइए, तो सिंपल रेशियो ऑफ आइटम्स बता रहा है। एक और चीज़ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया C6H6 का, ठीक है, तो ये C6H6 और उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है। अब मैं कौन से मल्टीप्लाई करूँ इससे जिससे ये आ जाए? ऑफकोर्स 6 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये आएगा। तो मैं कह सकता हूँ N की वैल्यू 6 हो गई। या फिर आप सिंपली क्या करते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज कर देते C6/CH, तो एक इससे ये कटता, एक इससे ये कटता, आंसर 6 आ जाता। ठीक है, समझ गए ना। अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर आएगा। अब आता है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स पे, और ठीक है, सोशियोमेट्री बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स पे और वॉल्यूम, मासेस, इन पे डील करता है। जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 मोल CH CO4 2 मोल O2 के साथ कंबाइन होकर 1 मोल CO2 और 2 मोल H2 बना रहा है। या मैं बोल सकता हूँ कि 16 ग्राम CH4 बस 1 मोल है। 1 मोल O2 का वेट कितना होता है? 32, तो 2 मोल का 64 ग्राम। तो 16 ग्राम 64 ग्राम के साथ कंबाइन होके 44 ग्राम CO2 बना रहा है, और 18 तो 36 ग्राम H2 बना रहा है। या फिर 22.4 लीटर CH4, 44.8 लीटर O2 के साथ कंबाइन हो, बहुत सारी गैसेज हैं तो लीटर वॉल्यूम ये सब बोल सकता हूँ।
कितने बना रहा है, 22.4 लीटर CO2 बना रहा है और 44.8 लीटर H2O बना रहा है। ऐसे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसके बाद आता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिएक्टेंट विच गॉट द रिएक्टेंट which gets reacted completely through which reaction got completed। मतलब एक ऐसा रिएक्टेंट जिसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो पूरी तरह से रिएक्ट होता है, पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, पूरी तरह से रिएक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एंड द रिएक्टेंट विच डजंट गेट फिनिश्ड एंड डजंट गेट रिएक्टेड कम्प्लीटली इज नोन एज एक्सेसिव रिएजेंट, ठीक है। उसके हम क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। विच डू नॉट रिएक्ट कम्प्लीटली, डोंट रिएक्ट कम्प्लीटली। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के पर्सपेक्टिव से। एक होता है मास परसेंटेज या फिर वेट परसेंटेज। मास, एक आपने पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन, उसमें हमने पढ़ा था मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इसमें है मास परसेंट या वेट परसेंट। इसमें होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये होता है मास परसेंट या वेट परसेंटेज। एक आता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या वॉल्यूम सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर अगली टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से जो बना होता है, ठीक है। तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी साई से। तो साई ए मतलब सॉल्यूट ले लो यहाँ पे, प्लस साई बी सॉल्वेंट ले लो, ये इक्वल होता है 1 के, बिकॉज फ्रैक्शन वैल्यूज़ है। साई ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस 1। तो एलसीएम करोगे कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना। अब आता है नेक्स्ट टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आ गए, वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा लीटर में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी की कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स होते हैं उन्हें मोलैरिटी कहा जाता है। तो फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी which denotes that number of moles present in 1 liter of solution, number of moles of solute present in 1 liter of solution। कैपिटल एम से डिपेंड करता है, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कहता है मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है स्मॉल एम। इसका डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसमें क्या था ऊपर वॉल्यूम सॉल्यूशन था, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट है, और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, केजी में होगा। मोलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसके है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है यहाँ पे, ठीक है, सॉल्वेंट। और फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो टर्म होती है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, तो ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट भी होती है, और यही मोलैरिटी को मोलैरिटी से ज़्यादा अच्छा बनाती है, ठीक है। तो इसके साथ चैप्टर 1 का 1 शॉट होता है कंप्लीट।